तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? फिर से मेरा एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम मुंबई से नासिक की ओर निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। और यहाँ से हम सीधा त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। इस भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाली जगह से निकलते हुए हम सीधा नासिक में पहुँचने वाले हैं। नासिक में पहुँचने का सीधा होटल करके हम गोदावरी आरती के लिए जाने वाले हैं। गोदावरी आरती शाम को होने वाली है और वैसे भी पहुँचते पहुँचते शाम होने ही वाली है, तो हम फटाफट नासिक पहुँचते। शाम को हम नासिक पहुंचकर एक होटल करते हैं, पास में ही होटल करते हैं, बिल्कुल पंचवटी के पास में ही। और फटाफट तैयार होके हम सीधा चले जाते हैं आरती के लिए। और भाई आरती में जैसे ही पहुंचते हैं, क्या ही ऑरा है भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आरती होती है यहाँ पे। ये आरती देख के ना आपको ऐसा फील होगा कि आप वाराणसी या फिर काशी में जो होती है आरती, गंगा आरती, वैसी फीलिंग आएगी। बहुत ही सुंदर आरती होती है यहाँ पे और बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है शाम का। हर दिन ये आरती होती है। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आरती कंप्लीट होती है, बाकी सब लोग यहाँ पे दिए जलाकर छोटे छोटे पत्तों के दोने में इस गोदावरी मैया के ऊपर विसर्जित करते हैं। तो इतना मस्त लगता है वहाँ पे। आप रुक के बस एक बार इस दृश्य को जब आप फील करोगे ना, तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। माँ गोदावरी के दर्शन के बाद हम सीधा वहाँ से चलते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक मंदिर है शिव जी का, जिसे कपालेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। वहाँ जाके हमने दर्शन लिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से ही हमने शूट किया। और वहाँ से दर्शन लेने के बाद हम सीधा गलियों में आते हैं नासिक के। और नासिक के गलियों में आगे बढ़ते हुए आपको गोराराम मंदिर दिखता है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और गोरेराम जी ने ये मंदिर बनवाया था। बहुत ही सुंदर है। यहाँ की वास्तुकला भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पे हम दर्शन लेने के बाद सीधा नासिक के गलियों में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। और नासिक के गलियों में आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ही पुराने पुराने घर दिखते हैं, जिसको मराठी में वाड़े बोलते हैं। बहुत ही सुंदर वाड़े बने हुए हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। और ये आपको पुराने ज़माने का एक थोड़ा सा झलक दे देगी। ये आज भी वैसे ही है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले थी। और बहुत ही सुंदर है ये। इन गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हमें अभी जाना था कालाराम मंदिर देखने के लिए। कालाराम मंदिर का इतिहास ऐसा है कि गोदावरी नदी में ये जो मूर्तियाँ है, ये मूर्तियाँ मिली थी किसी पंडित जी को। और उनके सपने में आके भगवान राम ने बताया था कि ये मूर्तियाँ है। और जैसे ही हम कालाराम मंदिर के परिसर में पहुँचते, आपको एक भव्य द्वार दिखता है जिस पे लिखा हुआ था कालाराम मंदिर संस्था। और यहाँ हम लाइन लग के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम दर्शन लेके, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। और हेमाड़पंथी पद्धति में ये बनाया हुआ मंदिर है, काले पत्थर से। आप देख सकते, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और हम अंदर पहुँचते हैं। कालाराम मंदिर की चौखट पार करते जैसे हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे, वहाँ पे एक भजन चल रहा था। बहुत ही सुंदर भजन था। और वो भजन को सुन के ऐसा मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। हमने कुछ देर रुक कर वहाँ पे भजन का आनंद लिया। भजन सुनते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते हुए हमने मंदिर प्रांगण में हमारा एंट्रेंस हुआ। यहाँ की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे।
थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, थोड़ा समय लगा, बट यहाँ की वास्तुकला देखते हुए निहारते हुए हम सीधा अंदर पहुँच गए। अंदर जाते ही आपको मंदिर मंडप में आपको श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्ति का दर्शन होता है। और दर्शन होने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। जो मंदिर है ये बाहर से ऐसा दिखता है, पूरा मंदिर ये काले पत्थर से ही बना हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सब बैठ के यहाँ पे भजन चल रहा था। और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, बहुत ही बड़ा है, अंदर से भव्य है। और आप इसका देख सकते हो कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही पहले बनाया हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने के भी पहले बना हुआ है ये। उस समय का ये कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये मंदिर को हम धीरे धीरे निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत से लोग यहाँ पे फ़ोटो भी ले रहे थे। रात हो गई थी, हमें फटाफट वापस जाना भी था रूम पे, क्योंकि दूसरे दिन हमें जाना था त्र्यंबक गांव में, जहाँ की त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। उसे देखने के लिए सुबह मॉर्निंग में ही हमें लाइन लगा। काड़ाराम मंदिर दर्शन के बाद हम निकल गए थोड़ा सा आगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही माता सीता की गुफा है। और ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे झांकियाँ बनाई हुई है माता की, सीता माता की, हरण की, रामायण की। और इसके जस्ट सामने ये गुफा बनी हुई है जहाँ माता सीता ने तपस्या की हुई थी। बहुत ही संकरा रास्ता है अंदर जाने के लिए, सो इसलिए ये अभी बंद था, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। सो हम ये फटाफट देख के आगे निकल गए, क्योंकि हमें होटल पे भी जाना था और कल मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग में निकलना था। जाते हुए हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर था, जिसको सजाया हुआ था। ये छोटा सा मंदिर, नासिक के पूरे स्पॉट कवर करके हम निकल गए सीधा होटल पे। होटल पे जाने के बाद हमने वहाँ आराम किया और सुबह मॉर्निंग में हम निकल गए त्र्यंबक गांव के लिए, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सुबह मॉर्निंग में 4 बजने के बाद भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी त्र्यंबक जाने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा। तो हम बस का वेट कर रहे थे, जैसे ही बस आई और बस से हम सीधा निकल गए त्र्यंबक गांव के लिए। त्र्यंबक गांव यहाँ से 50 से 70 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से बस चलती है, आप बस से सीधा त्र्यंबक गांव में पहुँच सकते हैं। और जितना हो सके आप मॉर्निंग में ही जाके दर्शन कीजिए, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ भर जाती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, तो दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप दुनिया के कौन से भी कोने से आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नासिक में ही आपको हट करना है, वहीं पे आपको रूम देखना है, होटल देखना है। त्र्यंबक गांव में भी होटल है, लेकिन बहुत कम है, उसके कारण यहाँ पे जब भी होटल देखते हैं तो फुल मिलते हैं। इसलिए आपको नासिक में ही हट करना है और सुबह मॉर्निंग में जाके आपको दर्शन करना है। वहाँ से 60 और 70 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो आपको नासिक में अच्छे से अच्छे होटल मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से त्र्यंबक गांव के लिए आपको अंदर आना पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो एक त्र्यंबक गांव में बना हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ सामने आपको दर्शन भी हो जाएंगे ज्योतिर्लिंग के। सो इस प्रकार से ये त्र्यंबक गांव है, बहुत ही सुंदर है, पूरा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। देख सकते हो आप, सामने भी पहाड़ है, बहुत ही सुंदर पहाड़ बने हुए हैं, जहाँ से गोदावरी नदी का उगम स्थान भी है और वहाँ ट्रैकिंग भी किया जाता है। बट अभी हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने ट्रैकिंग वगैरह नहीं किया। हम सीधा गलियों से होते हुए सबसे पहले हम तीर्थराज कुंड में स्नान करने जाने वाले थे। तीर्थराज कुंड में स्नान करने के बाद फिर हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइन में लगने वाले थे। तो आपको अभी हम तीर्थराज कुंड के दर्शन करवाते हैं। तीर्थराज कुंड जो है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो भी बहुत सी पूजा भी की जाती है, जैसे अपने पितरों की शांति के लिए वगैरह। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीर्थराज कुंड है, जहाँ इस कुंड की खासियत ये है कि यहाँ का पानी कभी भी कम नहीं होता है और बहुत ही गहरा है। ये बोलते हैं कि बहुत ही गहरा है यहाँ पे मतलब तैरने वगैरह का मतलब अंदर नहीं जाने देते, बस आप वहाँ उस पानी को लेके थोड़ा बहुत अपन स्नान कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही पुराना है, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के भी पहले ये बनाया हुआ है, बहुत ही पुराना है। ज्योतिर्लिंग है मतलब बहुत ही पुराना है। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। और सामने आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। और इसमें गोदावरी नदी का पानी आता है, ऐसा कहा जाता है।
और यहाँ आके लोग पूजा करते हैं और इस पानी के छींटे ही बस लेते हैं अपने आंख पे, नहाते नहीं है, शायद बहुत ही कम लोग नहाते हैं। और यहाँ पे पूजा भी होती है बहुत सी, पितृ शांति वगैरह के लिए, तो उसके लिए यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, सो हमने बाहर से ही शॉट लिया। ये आपको दर्शन हो जाएगा दर्शन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर का ब्लॉग था। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू वेरी मच।